सबसे पहले हम लोग बात करेंगे और इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में देख लो, आप लोगों को कभी कभार है ना साइंटिस्ट का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिस्कवरी में आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया किसने था? दैट इज एंटोनी, ये देखो एंटनी, ठीक है, लोवेसियर ने दिया था। एंटनी लोवेसियर, पहले तो आपको साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए, एएल एंटनी लोवेसियर, ठीक है, इनका नाम पता होना चाहिए, कभी कभार उस पर सवाल पूछा जाता है। अब उसका मतलब क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है इन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। मतलब इन एनी केमिकल रिएक्शन मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने लिया कुछ और पैदा कुछ और हो गया। आपने जितना मास लिया था क्रिएट भी उतना ही मास होगा। समझ में आ गया? दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और यहां पर एक और खास बात है कि कभी भी अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कि मान लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आप लोगों ने रिएक्शन करवाई, जैसे कि मान लेता हूं कि हाइड्रोजन की रिएक्शन आप लोगों ने ऑक्सीजन के साथ करवाई, तो यहां पर है ना सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। ऐसा नहीं होगा कि घोड़ों का आपने रिप्रोडक्शन कराया और गधा पैदा हो गया, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आजकल इंटरनेट पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो पता नहीं मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, जिसमें एक घटना ऐसी हुई है जिसमें पता नहीं, सॉरी मुझे आपको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिसमें एक बकरी ने इंसान का बच्चा पैदा कर दिया है। तो वो अनयूजुअल है, शायद वो अफवाह भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन आजकल वो खबर चल रही है तो मैं आपको बता रहा हूं, बट वो सच नहीं है, वो अफवाह हो सकती है, लेकिन बड़ी अजीब सी कहानी है। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री में ना ऐसा कभी नहीं होगा कि देखो, न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल रिएक्शन से कभी नहीं होता कि आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई और नाइट्रोजन पैदा हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो इन्हीं एटम्स के बीच में रीअरेंजमेंट होगा, और यहां पर आप या तो H2O पैदा कराओगे या फिर H2O2, दैट डिपेंड्स अपॉन द रेशो। समझ में आ गया? तो यहां पर सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज इट क्लियर? इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास लो। तो अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से बताना चाहूं तो उसका मतलब ये निकलता है कि अगर आप 12 ग्राम कार्बन ले लो, 32 ग्राम ऑक्सीजन ले लो, तो पक्का यहां पर 12 प्लस 32 यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो 44 ग्राम का बनेगा। लेकिन मैं आपको यहां पर क्लैरिफिकेशन दे दूं, जरा समझ लेना। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन में एक फिक्स रेशो ही पार्टिसिपेट करता है। मतलब समझो, पहले आप लोगों को कभी भी कंजर्वेशन ऑफ मास लो लगाओ तो आप लोग प्लीज इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके ही कंजर्वेशन ऑफ मास लो लगाना, अदरवाइज आप गलती कर दोगे। यू हैव टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। समझो, अगर मैं कहूं आपसे कि एक कार्बन एटम है और दो ऑक्सीजन एटम आपस में रिएक्ट करके CO2 बना रहे हैं, तो दोनों जगह बैलेंसिंग है। क्यों? कार्बन एटम कितना लिया आपने? एक। ऑक्सीजन एटम कितने लिए? दो। आपका बन क्या रहा है? CO2, जिसमें दो ऑक्सीजन होते हैं और एक कार्बन होता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहां पर हमें बैलेंस नहीं करना पड़ा। तो एक चीज आप गांठ बांध लो कि कंजर्वेशन ऑफ मास लो जब भी आप लगाते हो तो यू हैव टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, अदरवाइज आप कंजर्वेशन ऑफ मास लो जो भी लगाओगे वो गलत होगा। समझ में आ गया? सो कंजर्वेशन ऑफ मास लो की पहली रिक्वायरमेंट है यू हैव टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। अब बैलेंस करने के बाद जब आप उनके मोल से मास निकालोगे तो आपको पता लगेगा कि 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन को जब आप रिएक्ट कराओगे तो आपको 44 ग्राम CO2 मिलेगी। ये तय है। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास लो, जहां पर रिएक्टेंट आपने कितना लिया? 44 ग्राम। प्रोडक्ट आपको कितना मिला? 44 ग्राम। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मासेस थे वो सिमिलर थे, सेम थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंजर्वेशन ऑफ मास लो, जो बहुत लोग